हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग। बाकी जो भी एग्जाम है, नेट है नीट है, सभी के लिए उपयोगी है। सेकंड ग्रेड के लिए भी, एट के लिए भी। ठीक है। अब देखो, जो एम्ब्रियोलॉजी होती है ना, उसके अंदर क्या करते हैं हम, एम्ब्रियो की जो है स्टडी करते हैं। और जो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है ना, वो कौन है? हमारे एरिस्टोटल साहब है। और फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी जो है वो कौन है? वॉन बेयर है। ठीक है। फिर देखो, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें एम्ब्रियो इसका डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं। मतलब डेवलपमेंटल बायोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम एम्ब्रियो एम्ब्रियो जो है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट ये करते हैं कि स्टडी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रीनेटल डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो कि होती है मतलब जन्म से पहले की, बिफोर बर्थ। ठीक है। एक होती है पोस्ट नेटल डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो कि होती है आफ्टर बर्थ होती है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है हमारा जो स्पर्म और जो ओवम है वो दोनों मिलकर के जायगोट बनाते हैं, जो कि ट्वेल्व कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो जायगोट है वो बनाता है हमारा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बन जाता है चाइल्ड। ठीक है। चाइल्ड चाइल्ड स्वीट डेवलप करके क्या बना लेता है? हमारा एडल्ट बना लेता है। ठीक है ना? फिर देखो, अब बात करें हम प्रोटो एंड्रस। प्रोटो एंड्रस का मतलब होता है स्पर्म का अगर ओवम से पहले मेचुरेशन हो जाता है तो उसे हम क्या करते हैं? प्रोटो एंड्रस बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटो एंड्रस बोलते हैं, है ना? क्या होता है स्पर्म का? स्पर्म का, एक सेकेंड, स्पर्म का ओवम से पहले मेच्योर होना क्या कहलाता है? प्रोटोगाइनस कहलाता है। प्रोटोगाइनस ओवम स्पर्म से पहले मेच्योर हो जाए तो उसे हमें क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं। अब देखो, जो रिप्रोडक्शन है ना वो दो प्रकार से होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, केवल एक जनक, एक पेरेंट या गेमिट का निर्माण नहीं होता है। केवल एक जनक, एक गेमिट का निर्माण जो है इसमें नहीं होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, और इसमें मियोसिस भी नहीं होता है, और नो जेनेटिक वेरिएशन। और जो जेनेटिक वेरिएशन है वो भी नहीं आती है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर दो पेरेंट जो है वो शामिल होते हैं, जिसमें एक मेल और एक फीमेल होता है। गेमेट्स का निर्माण होता है, मियोसिस भी होता है इसके अंदर, और फर्टिलाइजेशन भी होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल अपने गेमेट का डोनेट करके फ्यूजन करके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। ठीक है। इसमें जो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है। अब देखो, जो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ब्लास्टिक एजेंट को जो अलैंगिक जनन में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्टिमा कहते हैं। यानी कि एनिमल का वो पार्ट जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम ब्लास्टिमा कहते हैं। पेरेंट विच पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है। जैसे कि ये हाइड्रा है। ठीक है। अब हाइड्रा का ये पार्ट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये अलग होगा। अब ये कंप्लीट डेवलप होकर के वापस से हमारा जो नया हाइड्रा है वो बना देगा। तो ये जो पार्ट अलग हुआ ना उसको हम क्या कहेंगे? ब्लास्टिमा कहेंगे। अब जो ब्लास्टिमा जो है ना वो एक प्रोसेस करती है जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। अब ब्लास्टोजेनेसिस में क्या होगा? जो हमारा एम्ब्रियो है, ब्लास्टोजुरस जिसको कहते हैं, वो बनता है। फिर बाद के अंदर ये एनिमल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। फिर देखिए, हम बात करें ब्लास्टिमा से बनने वाला एम्ब्रियो, ब्लास्टो जो जूड्स कहलाता है। वो हमने पढ़ा ना, जो एम्ब्रियो रहता है ना उसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोजूड्स कहते हैं। ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। अब देखो, दूसरा हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? जो टेस्टिस होता है उसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा, है ना? मियोसिस से क्या बनेंगे? मेल गेमिट बनेगा या स्पर्म बनेगा। ओवरी के अंदर अगर मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? फीमेल गेमिट बनेगा, और जिसको हम ओवम कहते हैं। ठीक है। फिर ये दोनों क्या कर लेंगे? फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। ठीक है। फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, जो कि टू एंड कंडीशन होगा। और जाइगोट से क्या बनेगा? हमारा एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कैसा क्या दर्शाता है? जोड्स को दर्शाता है। देखो, जो मेल होता है उसमें जो टेस्टिस होता है, ठीक है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है तो क्या बनता है? स्पर्म बनता है, जो कि मेल गेमेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। फिर स्पर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को करता है। ठीक है। जो स्पून शेप्ड स्पर्म आकार में छोटा, संख्या में अधिक होता है। जो स्पून शेप्ड स्पर्म होता है और जो मतलब साइज इसका जो है छोटा होता है, लेकिन संख्या में ना वो अधिक होता है। नंबर्स में क्या होता है? अधिक होता है। और ये क्या होता है? मोटाई होता है। फिर देखो, फीमेल की अगर बात करें, फीमेल जो है उसके अंदर ओव्यूलेट है जो 2N होती है, और इसमें oogenesis की क्रिया होती है। कब होती है? जब एक प्रोसेस और एलच आ जाता है। ठीक है।
अब ये इसमें क्या होता है, ओवम बनता है। ओवम जो है ये फीमेल गैमेट है और ये संख्या में कम होता है और ये साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। ये के साइज में क्या होता है, बड़ा होता है और ये गोलाकार होता है जिसे स्फेरिकल कहते हैं। और ये मतलब एम जो है नॉन पोटाइल होता है, ठीक है। फिर देखें, देखो जो फर्टिलाइजेशन है एम्पियोमेट्रिस या सिनगेमी जो है, इसमें क्या होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि क्या दिखाता है, हमारा यूनिसेल्युलर जो जाइगोट बनेगा, टू एन जाइगोट यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है। जीव का जाइगोट, जीव का जीवन जो है वो किससे स्टार्ट होता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका जीवन जो लाइफ है वो किससे स्टार्ट होगी हमारे जाइगोट से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब जाइगोट बात करें तो जाइगोट कैसा होता है, हमारा टू एन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ प्रोसेस होती है, जैसे कि क्या होता है, सेल्यूलेशन होता है, सेगमेंटेशन होता है और क्लीवेज होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो प्रोसेस होती है ये ब्लास्टुलेशन करता है। ब्लास्टुलेशन से क्या बनेगा, हमारा ब्लास्टूला बनेगा। अब ब्लास्टूला की जो लेयर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और जो अंदर वाला भाग होता है ना, जो मतलब अंदर वाला भाग होता है जो कि हम उसको कहते हैं ब्लास्टोसिल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो लेयर होती है उसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं, ठीक है। ये जो ब्लास्टो है ना वो मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर है, कोशिका उसमें बहुत ज्यादा होती है और लेकिन लेयर कितनी होती है, लेयर सिर्फ एक ही होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंगल लेयर कहते हैं। तो देखो जो जाइगोट है ना, ठीक है, जाइगोट के अंदर क्या होता है, मोरुलेशन होता है। क्या होता है, मोरुलेशन होता है या फिर क्लीवेज होता है। जाइगोट यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है, मोरुलेशन या क्लीवेज होता है। तो क्या बनता है, हमारा मोरुला बन जाता है, मोरुला होगा, मोरुलेशन होगा, क्लीवेज, तो क्या बनेगा हमारा, मोरुला बन जाएगा, जो कि कैसा होता है, सोल्यूट होता है, ठीक है। कि देखो एक कोशिकीय जाइगोट में क्लीवेज या सेगमेंटेशन या सेल्यूलेशन के द्वारा एक खोखली रचना निर्माण होती है। देखो जो एक यूनिसेल्युलर जो एक कोशिकीय जाइगोट उसमें क्लीवेज होता है या फिर सेगमेंटेशन, ठीक है, या फिर क्या होगा, सेल्यूलेशन होगा, तो उसमें एक खोखली रचना का निर्माण होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टूला कहते हैं। जाइगोट से ब्लास्टूला बनने की क्रिया, अब जाइगोट से अब क्या होगा, हमारा जो ब्लास्टूला जो बना है ना उसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टुलेशन कहेंगे। ब्लास्टोमा में बनने वाले छोटे छोटे कोशिकीय खंडों को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब ब्लास्टुला के अंदर क्या होता है, मतलब छोटे छोटे एक कोशिकीय खंड बन जाते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहते हैं। तथा ब्लास्टुला में पाई जाने वाली गुहा जो होती है और इसके अंदर जो कैविटी और जो गुहा पाई जाती है ना ब्लास्टुला के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील कहेंगे। ब्लास्टोमियर आपस में मिलकर एक सिंगल लेयर बना लेते हैं। ये जो ब्लास्टोमियर होते हैं ना, ये आपस में मिलकर क्या होते हैं, एक सिंगल लेयर बना लेते हैं। ब्लास्टोमियर आपस में मिलकर सिंगल लेयर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोडर्म कहते हैं, ठीक है। ये मिलकर के सिंगल लेयर बनाते हैं जिसको हम कहेंगे ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ब्लास्टुला जो है बहुकोशिकीय होती है, क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है, या फिर कैसे होती है, यूनिसेलुलर होता है। ब्लास्टुला बहुकोशिकीय एक स्त्री होता है, बहुकोशिकीय कोशिका बहुत ज्यादा है लेकिन लेयर कितनी होती है, उसके अंदर एक ही होती है, एक स्त्री होता है, ठीक है। जैसे कि ये ब्लास्टुला है, ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेटिव मूवमेंट होता है, ठीक है, या फिर क्या होगा, मोर्फोजेनिक मूवमेंट होगा, या जिसे हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, इसमें क्या होगा, या तो फॉर्मेटिक मूवमेंट होगा या मोर्फोजेनिक मूवमेंट होगा, जिसे हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन से क्या होता है, एपिब्लास्ट एम्ब्रियो इम्यूनिक एक्टोडर्म बनेगी और या फिर क्या बनेगी, हाइपोब्लास्ट, जिसके एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और एम्ब्रियोनिक एनोडर्म जिसको बोलते हैं। और एक केविटी बनती है जिसको क्या बोलते हैं, हम आर्कियन कंट्रोल केविटी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ई एच से याद कर लेते हैं। क्या बनेगी, इपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ई फिर क्या बनाएंगे, ई एच ए, तो इपिब्लास्ट बनेगा, हाइपोब्लास्ट बनेगा और क्या बनेगा, आर्कियन कैविटी बनेगी और क्या बनेगा, ब्लास्ट और ई ई ई हब के नाम से याद करेंगे हम, ई हब, ठीक है, ई हब। तो ई से बनेगा इपिब्लास्ट, ऐसे हाइपोब्लास्ट, बी से क्या बनेगी, ई ई हब बनाया हमने, क्या बनाया, ई हब। ए से आर्कियन, बी से ब्लास्टोसील्स। देखो ब्लास्टूला जो गेस्ट्रूला जो होता है ना, ये जो गेस्ट्रूला बना है ब्लास्टूला से, वो कैसा होता है, मल्टी लेयर होता है। क्या होता है, मल्टी लेयर होता है, उसमें एक लेयर नहीं होती, ज्यादा लेयर होती है। और इसमें जो प्राइमरी जर्म लेयर होती है ना उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म बोलते हैं, फिर मेसोडर्म बनती है, फिर एनोडर्म बनती है, ठीक है, 3 लेयर बनती है इससे। फिर देखें ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट, देखें व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन, देखें अलैंगिक संरचना ब्लास्टोमा के द्वारा जीवन का निर्माण होना,
या लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाली संरचना जायगोट से जीव का निर्माण। उपरोक्त दोनों प्रवस्थाओं में जीव का परिवर्तन ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट कहलाता है। देखो अलैंगिक संरचना जो है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टिमा के द्वारा जीव का निर्माण या लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाली संरचना। देखो ब्लास्टिमा से क्या बनेगा, हमारा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा डेवलप होकर के। या फिर जो ये कैसा हुआ था, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना था, और जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ना, उससे क्या बना था, हमारा जायगोट से बना था, उससे भी क्या होगा, जीव बनेगा। तो दोनों अवस्थाओं में जीव का परिवर्तन ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब दोनों ही अवस्था में क्या होगा, देखो जो असेक्सुअल से ब्लास्टिमा बना, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उससे जायगोट बना। अब दोनों से ये जो डेवलपमेंट होता है ना हमारे ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या कहते हैं, ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट कहते हैं। फिर देखो हम बोलते हैं, दूसरा आता है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। कौन सा है फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं जातीय वर्तीय परिवर्तन। क्या बोलते हैं, जातीय वर्तीय परिवर्तन। एक जाति के जीवों में परिवर्तन या विकास का अध्ययन, जिसमें जीवों के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे कि एक ही स्पीशीज है, जैसे कि हमारी स्पीशीज ह्यूमन स्पीशीज है ना, उसमें उसका डेवलपमेंट की स्टडी करना और इनका हिस्ट्री का पता करना, तो उसको हम क्या, ऐसा जो डेवलपमेंट होता है उसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो देखो हमारे ये गेमेटोजेनेसिस, जिसको बोलते हैं युग्मक जनन। तो देखो सबसे पहले क्या होती है, हमारी जो सेल होती है ना, वो कौन सी होती है, पीजीसी, जिसको हम बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल। इसको हम बोलते हैं आदि जनक उपकला कोशिका भी बोलते हैं, या फिर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी प्राइमोडियल जर्म सेल्स है, इसके अंदर मियोसिस होगा। तो इसमें कौन कौन हो जाता है, हमारा एफएसएस भाई साहब हो जाता है, एनएच हो जाता है, विटामिन ए और ई आ जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे गेमिट्स बनते हैं। और गेमिट्स कैसे होते हैं, वो हमारे सदैव कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लोइड होते हैं। ठीक है। देखिए पीजीसी में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये जो पीजीसी प्राइमोडियल जर्म सेल से हमारे जो गैमेट बन रहे हैं ना, और तो गैमेट बनने की जो प्रक्रिया या जो प्रोसेस होती है उसमें क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो देखो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया के लिए विटामिन ए ई की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमने देखा है। गैमेटोजेनेसिस के लिए एसएस और एफएसएस और एलएस हार्मोन की भी आवश्यकता होती है। गैमेट निर्माण के द्वारा जो है कौन सा डिवीजन होता है, हमारा मियोसिस होता है। देखो गैमेटोजेनेसिस जो है दो प्रकार से होता है। एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है oogenesis जो कि फीमेल में होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो हमारे मेल में होता है। ठीक है। अब टेस्टिस में क्या होता है, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो पीजीसी है वो कैसे होती है, 2N होती है। इसमें जब मियोसिस होगा, यानी कि विटामिन ए ई एफएसएस एलएच और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आएगा, तो क्या बनेंगे, हमारे स्पर्म बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे और मेल गैमेट बनेगा। ठीक है। लेकिन जो oogenesis है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ओवरी की जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, क्या होगा, ओवरी की जो जर्म सेल है इसमें मियोसिस होगा। तो विटामिन ए ई एफएसएस और एलएच जो है ना, ओवम फीमेल गैमेट बन जाएगा। इसके अंदर भी ये सारी चीजें होगी। ए ई एफएसएस और एलएच तो हमारा क्या बन जाएगा, फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है। फिर देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया टेस्टिस में होती है। कहाँ पे देखने को मिलेगी, जो टेस्टिस है ना उसके अंदर देखने को मिलेगी। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया किशोरावस्था में प्रारंभ होती है। कब होती है, किशोरावस्था के अंदर ये स्टार्ट होती है। वर्षन की पीजीसी कोशिका से स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु बनने की क्रिया आपको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मतलब जो क्या होता है, टेस्टिस के अंदर क्या होती है, हमारी पीजीसी वर्जन है। ठीक है, जो कि कैसी है, और ये जो पीजीसी है वो ये किस किस को बनाती है, ये एक तो हमारा स्पर्म बनाती है, स्पर्मेटोजोआ बनाती है, और जो मतलब ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा बनाती है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए, ई चाहिए, एफएसएस चाहिए, एलएच चाहिए, और क्या चाहिए, टेस्टोस्टेरोन चाहिए। ये सभी आवश्यक होते हैं। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को देखें, तो सबसे पहले देखो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण एक होता है। इस पर ये क्या है, शुक्राणु पायांतरण। इस पर मियोटिलियोजेनेसिस, देखो इसके अंदर क्या होता है, जो पीजीसी है ना हमारी टेस्टिस की, जो कि 2R है, इसमें मियोसिस होगा, विटामिन ए है, ई है, एफएसएस और एलएच, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये सब क्या बना लेंगे, स्पर्मेटेट्स बना देंगे। ये कैसा होता है, हमारा गोल होता है। ठीक है, स्पर्मेटेट कैसी है, कंडीशन है, एंड कंडीशन ये है, गोल होता है और अग्नुत होता है, निषेचन करने में असक्षम होता है। निषेचन करने में क्या होगा, असक्षम होगा। फिर देखो स्पर्मेटेट्स की अगर बात करें, तो मेटामॉर्फोसिस, स्पर्म जो है स्पून शेप्ड निषेचन करने में क्या होता है, योग्य होता है। देखो जो स्पर्मेटेट्स है, स्पर्म से
स्पर्मेटिड जो है स्पर्म शेप्ड जो है स्पून शेप्ड इनिशिएशन करने में। अब स्पर्मेटिड्स में क्या होगा, हमारा मेटामॉर्फोजेनेसिस की क्रिया हो जाएगी। क्या होगा, किसने स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट किया, मेटामॉर्फोसिस ने किया, तो जो स्पर्म है वो किस शेप के हो जाएंगे, स्पून शेप के हो जाएंगे, और ये कैपेबल रहेंगे इसमें हमारा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़े तो एक तो होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, जिसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर माइटोसिस होगा, और जो पीजीसी है किसकी, टेस्टिस की जो पीजीसी है वो क्या करेगी, माइटोसिस करेगी। ठीक है, पीजीसी माइटोसिस करेगी और क्या बना देगी, जो चीज बनाएगी ना पीजीसी, वो बनाएगी स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी। ठीक है, अब देखो जो ग्रोथ फेज होती है ना, ग्रोथ फेज इसके अंदर कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। देखो 2n स्पर्मेटोगोनियम है ना, वो न्यूट्रिशन लेगा, जो मतलब 2n जो हमारा स्पर्मेटोगोनियम है उसके अंदर डिवीजन नहीं होता, वो खाना खाने का काम करता है, खाना खाने करके क्या बना लेगा, शरीर बढ़ा लेगा, और जो बढ़ाया हुआ शरीर को हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। फिर देखो जो मेचुरेशन फेज होती है ना, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। मेचुरेशन फेज के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। फिर देखो टेस्टिस की पीजीसी में सतत रूप से समसूत्री माइटोसिस विभाजन होते हैं। टेस्टिस की जो पीजीसी होती है ना, उसमें सतत रूप से क्या होता है, हमारे समसूत्री या माइटोसिस विभाजन होते हैं, जिनके परिमाण समरूप क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। देखो टेस्टिस की जो पीजीसी है ना, उसमें कंटिन्यूअसली क्या होता है, माइटोसिस होता रहता है। तो माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। अब स्पर्मेटोगोनिया जो है वो कैसा है, हमारा डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। फिर देखो ग्रोथ फेज की बात करें, प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करता है। ये पोषण प्राप्त कर के आकार में वृद्धि करता है, मतलब बड़ा आकार के मोटा होता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, फिर इस दौरान जो है कोशिका में विभाजन नहीं होता, ग्रोथ फेज में विभाजन नहीं होता है। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी मेचुरेशन फेज। देखो मेचुरेशन फेज के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है ना, कौन सा, जो हमारा खा पी के मोटा हुआ है, जो स्पर्मेटोगोनिया थे वो खा पी के मोटा हो गए थे। फिर ये क्या करेंगे, हमारे मियोसिस फर्स्ट डिवीजन करेंगे। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जो है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, या फर्स्ट डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट को क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन या फर्स्ट मेचुरेशन फेज भी बोलते हैं। तो इससे क्या बनेंगे, हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हमारे मियोसिस नहीं करते हैं, वो हमारे करते हैं माइटोसिस करते हैं। ठीक है, माइटोसिस के समान होता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेकेंडरी प्राइम जो मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड जो किसके समान होता है, माइटोसिस के समान ही होता है। ठीक है, तो जो स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ना, तो क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएंगे, हमारे स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। अब ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, गोल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और जो है निषेचन करने में जो है मतलब सक्षम नहीं होते, असक्षम होता है। ठीक है, फिर बाद के अंदर क्या होता है, स्पर्म जो है स्पून शेप्ड मोटाइल हो जाते हैं, निषेचन करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिड्स में क्या होता है, स्पर्मेटिड देखो स्पर्मेटिड में नहीं होते, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं जो कि स्पून शेप हो जाते हैं और मोटाइल होते हैं और निषेचन करने में सक्षम होते हैं। देखो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उससे 4 स्पर्म बनते हैं। ठीक है, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे, 4 स्पर्म बनेंगे। और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे, 2 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और 2 स्पर्मेटिड्स या फिर 2 स्पर्म बनेंगे। और एक स्पर्मेटिड से जो है कितना बनता है, एक स्पर्म बनता है। ठीक है, एक स्पर्मेटिड से कितना बनता है, एक स्पर्म बनता है। फिर देखो अगर पीजीसी स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कैसी होती है, टूल होती है, डिप्लॉयड कंडीशन को बताती है। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स जो है वो कैसा होता है, हमारा हैप्लोइड होता है। देखो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ना, वो कैसा होता है, हमारा डिप्लॉयड होता है, लेकिन जो सेकेंडरी होता है वो कैसा होता है, हमारा डिप्लॉयड होता है। ठीक है, देखो 40 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 40 प्राइमरी oocyte से क्रमशः कितने स्पर्म और कितना ओवम बनेंगे। देखो 40 को हम कितने से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 4 को 16। ठीक है, एक से कितना बनेंगे, 4, और जो हमारे ओवम रहेंगे वो 40 ही बनेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करता है, एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, 4 स्पर्म बनते हैं, तो 40 से कितने बन जाएंगे, 4 गुणा 40 तो कितने हो जाएंगे, 160। एक प्राइमरी वो साइड से एक ओवम बनता है,
ठीक है, एक प्राइमरी oocyte एक ओवम बनाती है, जो 40 प्राइमरी oocyte कितने बनाएंगे, 40 ओवम भी बनाएंगे, है ना। फिर देखो टीएस ऑफ टेस्टिस की अगर बात करें, है ना, तो इसमें कहता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जो टीएस ऑफ टेस्टिस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस जो होती है ना, टीएस क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस की क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। टेस्टिस में दो तरह की सेल्स पाई जाती है, कितनी होती है, दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है हमारी सर्टोली सेल्स और एक होती है हमारी लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। टेस्टिस में कितनी प्रकार की सेल्स होती है, और टेस्ट की पहले देखो, टेस्टिस की जो फंक्शनल यूनिट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और टेस्टिस में दो प्रकार की सेल्स देखने को मिलती है, एक तो होती है सर्टोली सेल्स और दूसरा होती है लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारी पीजीसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम, ये हमारी प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना। और ये है हमारी सर्टोरी सेल्स होती है, ये है हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये है हमारी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना। ये है स्पर्म, और ये हमारी लीडिंग सेल्स, ये इंटरस्टिशियल सेल। अब देखो सबसे पहले अगर हम सर्टोली सेल्स का बात करें, तो सर्टोली सेल्स जो है वो क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है, स्पर्म को सपोर्ट देती है। और ये क्या लिखा है, एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाती है, और एबीपी एबीपी बनाती है, और इनहिबिन बनाती है, और ब्लड टेस्टिस बैरियर का भी काम करती है, ब्लड टेस्टिस बैरियर। फिर देखो अगर इनहिबिन ज्यादा होगा ना, इनहिबिन कम है तो एफएसएस ज्यादा होगा और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया ज्यादा होगी। लेकिन अगर इनहिबिन ज्यादा है तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं, इनहिबिन ज्यादा है तो एफएसएस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर देखो सर्टोली सेल की अगर फंक्शन की बात करें, परिवर्तित हो रहे हैं स्पर्म को पोषण प्रदान करना, जो डेवलप हो रहे हैं स्पर्म को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, स्पर्म को सपोर्ट प्रदान करती है, मतलब जो सपोर्ट प्रदान करती है। एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन निमामत है, यह हार्मोन मादा जनन अंगों के विकास को रोकता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट को रोक देता है। नर जंतु नर जनन अंगों के विकास को प्रेरित करता है, जो नर जनन अंग है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट को ये इनिशिएट करता है। मुलेरियन डक्ट फीमेल गोनाड्स का डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होती है। जो मुलेरियन डक्ट होती है ना, मुलेरियन डक्ट जो है वो किसके लिए काम करती है, जो फीमेल गोनाड्स का बनाने का काम करती है। जो ये क्या बनाती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाती है, जिससे मुलेरियन डक्ट का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। सर्टोली सेल जो है इनहिबिन बनाती है, सर्टोली सेल से वो क्या बनेगी, इनहिबिन बनाएगी। अगर इनहिबिन कम हो जाएगा ना तो हमारा एफएसएस ज्यादा होगा, और क्या हो जाएगी, हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया ज्यादा होगी। अगर इनहिबिन ज्यादा है तो एफएसएस कम होगा, और एफएसएस डायरेक्टली कम कर देगा स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को कम कर देगा। ये देखो सर्टोली सेल्स एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटोन का सीक्रेशन करती है। जो सर्टोली सेल्स है वो क्या बनाएगी, जो हमारी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है उसका सीक्रेशन करती है। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता को बढ़ाती है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी सांद्रता को बढ़ा देती है, ठीक है। सर्टोली सेल्स एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म का भी गठन करती है। देखो जो सर्टोली सेल्स है ना वो एबीपी बना देती है, एबीपी बनाती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सीक्रेशन करती है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है। और सर्टोली सेल्स जो है एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म का भी गठन करती है, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म रहता है ना उसका क्या करती है, गठन करने का काम भी करती है, ठीक है। देखो सर्टोली सेल्स ब्लड टेस्टिस बैरियर रुधिर वर्षण अवरोधक स्तर का निर्माण करती है। जो ब्लड टेस्टिस बैरियर है उसका भी निर्माण करती है, रुधिर वर्षण अवरोधक का निर्माण करती है। सर्टोली सेल्स रुधिर में प्रजनन एंटीबॉडी टेस्टिस में अपने सर्टोली सेल रुधिर में प्रजनन एंटीबॉडी को टेस्टिस में आने से रोकती है। सर्टोली जो है ना, जो रुधिर में प्रजनन एंटीबॉडी है ना, देखो जो सर्टोली सेल्स जो है वो क्या करती है, ब्लड के अंदर हमारी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, ब्लड के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। सर्टोली सेल एंटीबॉडी को टेस्टिस में आने से रोकती है, तो उसको क्या बोल देती है, ब्लड को तू एंटीबॉडी को टेस्टिस में नहीं आने देगा। अगर स्पर्म में एंटीबॉडी इसे प्रोटेक्शन प्रदान करती है, मतलब क्या बोलेगी, तो स्पर्म को प्रोटेक्शन देगी किसके अकॉर्डिंग में, एंटीबॉडी के अगेंस्ट। और एंटीबॉडी कहाँ पे, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। यदि सर्टोली सेल्स को हटा दिया जाए तो एंटीबॉडी टेस्टिस के अंदर अंदर ये आ जाती है, स्पर्म को एंटीजन समझकर नष्ट कर देती है। लेकिन अगर हमारी सर्टोली सेल हटा दे हम, तो जो हमारी जो एंटीबॉडी है वो क्या कर देती है, टेस्टिस के
अंदर आ जाती है, ठीक है। और जो स्पर्म रहता है ना, उसको क्या करेगी, ये एंटीजन समझ लेती है और एंटीजन समझ के क्या कर लेती है, इसको नष्ट कर देती है, क्योंकि स्पर्म जो होता है ना, वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। इस कारण से उसको ये क्या कर लेती है, एंटीजन समझ लेती है। तो देखो नोट अगर बात करें, अधिकांश वर्टिब्रेट में पीजीसी का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। मतलब जो ज्यादातर वर्टिब्रेट्स है ना, इसमें जो पीजीसी का निर्माण होता है ना, प्राइमरी जर्म सेल्स जो है, प्रीमोडल जर्म सेल जो वो एक्टोडर्म से होता है। जबकि जो मेमल्स होता है ना, मेमल्स है, मेमल्स के अंदर कैसा होता है, एंडोडर्म से होता है। देखो जो वर्टिब्रेट है उसके अंदर जो पीजीसी है ना, पीजीसी वो किससे बन रही है, एक्टोडर्म से बन रही है। लेकिन जो हमारे मेमल्स है, क्या है, मेमल्स जो है उसके अंदर किससे बन रही है, ये एंडोडर्म से बन रही है, ठीक है। वर्टिब्रेट में किससे बनेगी, पीजीसी एंड एक्टोडर्म से, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। जो मेमल्स है उसके अंदर किससे बनेगी, एंडोडर्म से बनेगी, ठीक है। फिर देखो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अगर हम देखें, क्या है नेगेटिव फीडबैक। देखो जो हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस वो क्या बनेगा, जीएनएस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनेगा, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, एडिनो हाइपोफाइसिस के पास में जाएगा। देखो जो हाइपोथैलेमस है वो क्या बनेगा, जीएनएचआरएस बनाएगा, जो कि क्या हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये जाएगा हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस के, ये क्या है, एक तरीके से नेगेटिव फीडबैक काम कर रहा है। अब जो एल्डिनो हाइपोथाइलमस ने भेजा जीएनएच4 को, बोला कि एल्डिनो हाइपोफाइसिस के पास में जा, और ये एल्डिनो हाइपोफाइसिस क्या करेगा, एफएसएच बनाएगा, ठीक है। और एफएसएच जाएगा सर्कुलर सेल्स के पास में, और सर्कुलर सेल्स को बोलेगा इनहिबिन, एएमपी और एबीपी जो है वो सारे के सारे सीक्रेट कर, ठीक है। एफएसएच कहाँ गया, सर्कुलर सेल्स के पास में गया, सर्कुलर सेल को बोलेगा इनहिबिन, एएमपी, एबीपी और ये सारे के सारे तू सीक्रेट कर दे, ठीक है, ये बोला। और जो दूसरी तरफ जो एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो एलएचएच, एलएच जो है आईसीएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा एलएच है या फिर आईसीएसएच जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये क्या कहता है, इंटरस्टिशियल सेल्स जो है या फिर लीडिंग सेल्स है बनाएगा, ठीक है। क्या बनेगी, इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इंटरस्टिशियल सेल्स बनाएगा, या फिर जो लीडिंग सेल्स है वो बनाएगी। अब जो लीडिंग सेल्स जो है वो बोलेगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकालेगी, ठीक है। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देखो जो एलएच है, ठीक है, और आईसीएसएच है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना, वो बनाती है हमारी लीडिंग सेल्स बनती है, लीडिंग सेल्स बनती है, इंटरस्टिशियल सेल्स बनती है, ठीक है। ये बनेगी हमारी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएगी, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर देखो जो स्पर्म का डेवलपमेंट जो होता है और जो मेचुरेशन जो है, डेवलपमेंट है और मेचुरेशन है और जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। जो स्पर्म का डेवलपमेंट है क्या है, डी टू एम डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन और मेचुरेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डी टू एम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे टी पर डिपेंड करता है, क्या है, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन और मेचुरेशन। फिर देखो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, तो क्या होता है, जैसे कि दाढ़ी मूछ का आना है, आवाज का भारी होना है, ये सब होने लग जाते हैं, ठीक है। फिर देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की अगर बात करें, देखो जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म जो होता है इसके अंदर क्या होता है, एक तो हेड होता है, एक क्या होता है, नेक होता है, एक क्या होता है, मिडल पीस होता है, एक क्या होती है हमारी टेल होती है ना, टेल होती है, जो टेल होती है। देखो जो हेड होता है ना, इसके पास में क्या होता है, एक्रोसोम होता है, ठीक है, एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम। और क्या होता है, हेड के पास में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। जो एक्रोसोम होता है उसके पास में एंजाइम जैसे कि स्पर्मलाइसिन है, हाइड्रोलाजेज है, हाइड्रोलिक एंजाइम। इसका फंक्शन क्या होता है, निषेचन के समय अंड झिल्ली का अंड झिल्लियों का भेदन करना। मतलब ये जो मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है, जो एग की मेम्ब्रेन होती है ना, तब ये उसको फाड़ने में, इसको रप्चर करने में काम आता है। कौन जो एंजाइम्स है, लाइसिन है, हाइड्रोलिक एंजाइम्स है। देखो जो न्यूक्लियस जो होता है ना, इसके पास में क्या होता है, डीएनए होता है, और ये मेल मेल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इसके पास में। और जो स्टोन प्रोटीन है, तो आप समझ सकते हैं स्टोन प्रोटीन के स्थान पे कौन आती है, हमारी जो प्रोटामिन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नेट सेकंड पार्ट, जो हम इसको याद करेंगे, ऐसे ट्रिक बनेंगे, एच एन, एच एन
एम टी, HNMT। हेड है, नेक है और मिडल पार्ट है और टेल है। ठीक है, अब देखो जो नेक होती है ना, नेक जो होती है ना, उसके पास में क्या होती है, एक तो होती है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स है। कौन है हमारा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, जो कि किसमें काम करता है, नेक जो है वो क्लीवेज करने का काम करता है। ठीक है, और एक होता है हमारा डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो किसका काम करेगा, क्लीवेज का काम करेगा। लेकिन जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो एक्साइल फिलामेंट एनोनिमल, जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो क्या करेगा, एक्साइल फिलामेंट एनोनिमल। एनोनिमल में क्या करेगा, फॉर्मेशन मतलब एक्साइल फिलामेंट एनोनिमल जैसे कि फ्लैजिला और टेल का निर्माण करता है डिस्टल सेंट्रियोल। देखो जो प्रोक्सिमल है, प्रोक्सिमल क्या इसमें काम करेगा, क्लीवेज के अंदर काम करेगा। लेकिन जो डिस्टल सेंट्रियोल है, पीसी, पीसी का याद कर लो, पी सी, पीसी, पीसी से क्लीवेज करेगा। ठीक है, और डिस्टल सेंट्रियोल, डी से याद कर लो, ये क्या करेगा, डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो एक्साइल फिलामेंट जैसे कि टेल फ्लैजिला बनाएगा। फिर देखो हमारी क्या आ जाती है, एच एन पढ़ लिया है हमने, एच के बाद में आ जाती है एम। एम का मतलब होता है मिडिल पीस या मध्य खंड। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है, एनर्जी चेम्बर्स, जिसके पास में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसके बाद में जेंसन रिंग या फिर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। या फिर क्या होता है, स्पिरुला सर्पिलाकार करण में नम्बेन करण, माइटोकॉन्ड्रिया जो है नम्बेन निम्बेन कण और माइटोकॉन्ड्रियल शीट जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ लिया है, एच एन, एच पढ़ लिया, नेक पढ़ लिया, एच एन एम टी। अब ये आ जाता है हमारा टेल आ जाता है। ठीक है, लास्ट पार्ट टेल जो होता है ना, इसके पास में ये एक होता है मेन पीस, एक होता है हेड पीस, एक होता है मेन पीस, एक होता है हेड पीस। तो अगर इस वन की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एच एम। ठीक है, ये आ जाता है हमारा एम टी और लास्ट में जाता है टेल। देखो जो हेड होता है ना, हेड के पास में क्या होता है, एक्रोसोम्स होते हैं, एक्रोसोम के पास में एंजाइम्स होते हैं, लाइसिन है, हाइड्रोजन है, सारे सारे जो एडी की मेम्ब्रेन होती है उसको तोड़ने में, रप्चर करने में काम आती है। फिर देखो पपोमा टेरियम होता है और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास में जो मेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो डीएनए होता है, और साथ में क्या होती है इसके पास में जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक तो होती है प्रोक्सिमल ग्रेन्यूल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स जो कि किसका नाम है, क्या करती है, सेंट्रियोल का काम करती है। जो डिस्टिल है, डिस्टिल ग्रेन्यूल्स जो है वो किसका काम कर रही थी, वो कर रही थी हमारे, एक सेकंड, नेक, नेक को देख रहे थे हम, डिस्टिल ग्रेन्यूल्स जो है फिलामेंट्स बना रही थी, एनोटिमल और टेल और फ्लैजिला का निर्माण करेगी। ठीक है ना। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा नेक। नेक हमने देख लिया, एचएल। नेक के पास में दो चीजें थी, एक तो था हमारे नेक के पास में दो चीजें थी, एक तो प्रोक्सिमल ग्रेन्यूल था और एक डिस्टिल ग्रेन्यूल था। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल था और था डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो था क्लीवेज कर रहा था, और डिस्टल वाला क्या कर रहा था, हमारा जो टेल है उसके ये सब कुछ बनाने का काम कर रहा था। फिर बाद में जाता है हमारा मिडिल पास। मिडिल पास के पास में क्या होता है, हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है और निम्बेन कैंस और माइटोकॉन्ड्रियल सीट, जेंसन सीट, ये सब प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी एक्साइल फिलामेंट, सेंसोनिमा, फ्लिजिला, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक सेकंड और देखते हैं एक बार। फिर आ जाता है हमारा एक्सियल निम्बेन टेल रिंग सेंट्रियोल्स, मेन फिश टेल, मेन फिश होती है और एंड फिश। फिर देखो आ जाता है हमारा हेड, हेड भाग एक्रोसोम का निर्माण करता है, ये मॉडिफाइड लाइसोसोम। ये जो हेड एक्रोसोम, हेड के अंदर क्या होता है, एक्रोसोम, ये मॉडिफाइड क्या होता है, लाइसोसोम, इसका निर्माण गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम जो है क्या हमारा मॉडिफाइड लाइसोसोम है, क्या है, मॉडिफाइड लाइसोसोम है। और इसका जो निर्माण है वो किससे हो रहा है, गोल्जी बॉडी की वेसिकल से होता है। जो गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स होती है ना, वो उसके उससे होता है एक्रोसोम का निर्माण करने वाली संरचना। और जो एक्रोसोम का निर्माण जो करती है ना, जो स्ट्रक्चर करती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, मॉडिफाइड लाइसोसोम है
और ये किससे बनता है, गोल्गी वेसिकल्स के से होता है। और एक्रोसोम का जो निर्माण करने वाली संरचना जो होती है उसको कहते हैं एक्रोब्लास्ट कहते हैं। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, जो हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो पाए जाते हैं। ये सभी एंजाइम अम्लीय पीएच पर काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, जो हमारी एसिडिक पीएच होती है ना उस पर काम करते हैं, जो कि कितनी होती है, 4 से 5 होती है। ये सभी एंजाइम्स अम्लीय पीएच पर काम करते हैं, ठीक है। और क्या होती है, हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये सभी एंजाइम पीएच 4 से 5 पीएच के ऊपर काम करते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक्रोसिन, हाई एल्यूरोनोड, हाइड्रो हाई एल्यूरोनिडेज एस्ट्रेज एंजाइम्स, न्यूरो एमिनेज अमीनिडेज एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है। ये एंजाइम निषेचन के पश्चात अंड झिल्लियों का भेदन करने में काम आता है। फिर देखो सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म मैट्रिक्स है। अब स्पर्म मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, गोल्गी बॉडी बनती है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, न्यूक्लियस बनता है। फिर ये देखो क्या होता है, जो प्रोक्सिमल एग्रोसोमल ग्रेन्यूल्स होती है और क्या होती है, प्रोक्सिमल एग्रोसोमल वेसिकल्स। ये कहते हैं एग्रोसोमल वेसिकल्स, है ना। फिर बाद के अंदर होता है, ये गोल्जी बॉडी का निर्माण करने में गोल्जी टेस्ट। फिर देखो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एवी न्यूक्लियस की एनम एवी की एनम के मध्य इंटरेक्शन होने से एवी मेम्ब्रेन फट जाती है। जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एवी की मेम्ब्रेन से जब फ्यूज होती है ना, तो जो एवी की मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो एवी की मेम्ब्रेन से जब फ्यूज होगी ना तो एवी की मेम्ब्रेन फट जाती है, ठीक है। न्यूक्लियस के ये है देखो एक्रोसोम्स, ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखो न्यूक्लियस के अगर भाग पर गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स आकर एक्टिवेट हो जाती है, जो अगर आगे वाला पार्ट होता है ना उसको गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल्स है वो आकर एक्टिवेट हो जाती है। इसमें एक वेसिकल आकार में धीरे धीरे वृद्धि करती है, जिसमें से मतलब जो बहुत सारी वेसिकल्स आकर के इकट्ठा हो जाएगी, है ना, ठीक है। अग्र भाग के अंदर न्यूक्लियस के अग्र भाग में गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स आकर एकत्रित हो जाती है। इसमें एक वेसिकल्स आकार में धीरे धीरे और एक वेसिकल्स है जो आकार में धीरे धीरे वृद्धि करने लग जाती है। इसे क्या कहते हैं हम, प्रो एक्रोसोमल वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रो एक्रोसोमल वेसिकल कहते हैं तथा इसमें पाई जाने वाली कणिका को प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं। और इसके अंदर जो ग्रेन्यूल पाई जाती है ना, इसके अंदर प्रो एक्रोसोमल वेसिकल्स कहते हैं। इसमें जो ग्रेन्यूल पाई जाती है उसको कहते हैं प्रो एक्रोसोमिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अब ये वेसिकल धीरे धीरे वृद्धि करती है, जिससे प्रो एक्रोसोमल वेसिकल्स एक्रोसोम वेसिकल में, अब ये जो वेसिकल्स होती है ना, ये जो छोटी वाली है ये धीरे धीरे वृद्धि करती है, जिससे प्रो एक्रोसोमल वेसिकल्स जो है एक्रोसोमिकल वेसिकल प्रो एक्रोसोमल वेसिकल्स जो है एक्रोसोमल वेसिकल्स में तथा प्रो एक्रोसोमिकल वेसिकल मतलब इंटरचेंज हो जाती है। देखो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अग्र भाग में कुछ गोल्जी बॉडीज वेसिकल्स आकर एक्टिवेट हो जाती है, एक बड़ी हो जाती है जिसे हम कहते हैं प्रोएक्सोमल वेसिकल्स कहते हैं। प्रोएक्सोमल वेसिकल्स के अंदर क्या होती है, प्रोएक्सोमल वेसिकल्स पाई जाती है। प्रोएक्सोमल के अंदर क्या पाई जाती है, प्रोएक्सोमल ग्रेन्यूल्स पाई जाती है। वेसिकल धीरे धीरे वृद्धि करती है, प्रोएक्सोमल ग्रेन्यूल है। प्रोएक्सोमल वेसिकल्स जो है वो एक्सोसोमल वेसिकल्स में मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं ना। एक्सोसोमल वेसिकल एंड एक्रोसोमल ग्रेन्यूल को समग्र रूप से क्या कहते हैं, एक्रोब्लास्ट कहते हैं। जो एक्रोसोमल वेसिकल्स है ना, और एक्रोसोमल वेसिकल्स है और एक्रोसोमल ग्रेन्यूल को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, एक्रोब्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्रोब्लास्ट कहते हैं, है ना। तो देखो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्रोसोमल वेसिकल की मेम्ब्रेन के मध्य इंटरेक्शन होने से एक्रोसोमल वेसिकल की मेम्ब्रेन फट जाती है। देखो जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, एक्रोसोमल वेसिकल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इंटरेक्शन करती है ना। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जब एक्रोसोमल वेसिकल की जो मेम्ब्रेन से इंटरेक्शन करती है, जो एक्रोसोम की वेसिकल है वो फट जाती है ना। फलस्वरूप एक्रोसोम ग्रेन्यूल मुक्त होकर केंद्रक के शीर्ष पर एक्रोसोम का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो एक्रोसोमल जो ग्रेन्यूल्स जो होती है ना मुक्त होकर केंद्रक के शीर्ष पर एक्रोसोम का निर्माण करते हैं। तो एक्रोसोम की जो वेसिकल्स रहती है ना, है ना, वो क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियस के शीर्ष पर एकत्रित हो जाती है और किसका निर्माण करती है, हमारा जो एक्रोसोम है,
एक्रोसोम के साथ देखो जो कहती है एक्रोसोमल ग्रेन्यूल मुक्त होकर एक्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल मुक्त होकर के केंद्र के शीर्ष भाग पर एक्रोसोम का निर्माण करती है तथा एक्रोसोमल वेसिकल की मेम्ब्रेन एक्रोसोम का निर्माण करती है तथा एक्रोसोमल वेसिकल की मेम्ब्रेन एक्रोसोम के साथ साथ न्यूक्लियस अग्रभाग को घेरे रहती है। जो एक्रोसोमल वेसिकल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो एक्रोसोम के साथ साथ न्यूक्लियस के अग्रभाग को घेरती है तथा एक केप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी कैपिटस कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, गोल्जी कैपिटस कहेंगे। देखो न्यूक्लियस के भाग में परिवर्तन चेंज, देखो जो सबसे पहले क्या होता है, ये स्पर्मेटिड में न्यूक्लियस जो है गोल डीएनए, न्यूक्लियस स्पर्मेटिड कैसा होता है, गोल होता है, और इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए आरएनए स्टोन्स प्रोटीन, और ये जो है हैवी वेट है, ये सारी की सारी प्रेजेंट होती है ना। फिर बाद के अंदर क्या होता है, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, और ओनली और सिर्फ क्या बचता है, डीएनए बचता है, और स्टोन के आधार पर हो जाती है हमारी प्रोटामिन्स आ जाती है, और जो स्पर्म है वो कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, प्लेट न्यूक्लियस ओनली डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसके पास में क्या होता है, स्टोन प्रोटीन चली जाती है, प्लेट न्यूक्लियस होता है, सिर्फ डीएनए होता है, स्टोन नहीं होती है, प्रोटीन आरएनए प्रोटीन होता है, और साथ में आरएनए भी होता है, और एस्ट्रोन भी होता है, और स्पर्म और लाइट वेट चीजें भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखो अगर ओनली डीएनए की बात करें, मेल के आनुवंशिक लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में संशोधित करता है, मतलब जो मेल के जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो देखो नेक की अगर बात करें तो नेक के पास में क्या होती है, एक तो दो सेंट्रियोल्स होती है, एक होती है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स, एक होती है डिस्टल सेंट्रियोल्स। जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल्स जो होती है वो क्या करती है, क्लीवेज करती है प्रोक्सिमल न्यूक्लियस के पश्चिम भाग में स्थित ग्रंथ में पाया जाता है, ठीक है। जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो क्या करती है, एक्सोनिमा या एक्साइल फिलामेंट का निर्माण करती है, एक्सोनिमा या फिर एक्साइल फिलामेंट का निर्माण करती है। फिर देखो मिडल पीस की अगर बात करें, इसे एनर्जी चेंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी चेंबर इसको कहते हैं। मिडिल पीस को क्या कहेंगे, इसे एनर्जी चेंबर कहते हैं। नेक हेड भाग को मिडल पीस से जोड़ता है, नेक जो होता है ना वो हेड भाग को किससे जोड़ेगा, मिडल पीस से जोड़ता है। मिडल पीस में नेक जो होता है ना हेड भाग को मिडल पीस से जोड़ता है, मिडल पीस में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। देखो इसे एनर्जी चेंबर भी कहते हैं। नेक हेड भाग को जो है, नेक जो रहता है ना, नेक जो है वो हेड भाग को जो है मिडल पीस से जोड़ता है ना, मिडिल पीस से जोड़ता है। मिडिल पीस में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, मिडिल पीस जो है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है, स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर एक शीट पाई जाती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके चारों ओर एक शीट पाई जाती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसके चारों ओर एक शीट देखने को मिलती है, उस शीट को हम क्या कहते हैं, निम्बन निम्बनकन शीट कहते हैं, क्या कहेंगे, निम्बनकन शीट कहेंगे। इस माइटोकॉन्ड्रियल शीट के चारों ओर साइटोप्लाज्म को एक पतली परत पाई जाती है। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो शीट के चारों ओर है ना, उसके और क्या होती है, एक ना साइटोप्लाज्म की जो है एक पतली लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेनचेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, मेनचेंट कहेंगे, ठीक है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को तरल माध्यम हमें तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म को तरल माध्यम में तैरने के लिए क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। मिडिल पीस के दूरस्थ भाग पर रिंग सेंट्रियोल्स जॉनसन रिंग पाई जाती है, मिडिल पीस के दूरस्थ भाग पर रिंग सेंट्रियोल जॉनसन रिंग पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को तरल माध्यम में तैरने के लिए जो है मतलब ऊर्जा प्रदान करता है। मिडिल पीस के दूरस्थ भाग पर रिंग सेंट्रियोल जॉनसन रिंग पाई जाती है, मतलब इसका जो दूरस्थ भाग है ना उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगी, रिंग सेंट्रियोल्स या जॉनसन रिंग्स पाई जाती है। साइटोप्लाज्म की मात्रा जैसे जैसे हेड पार्ट में टेल की ओर आती है, देखो जो साइटोप्लाज्म की मात्रा जैसे जैसे हेड पार्ट से हम टेल की ओर आते हैं तो मात्रा कम होती जाती है, मतलब हेड पार्ट से अगर हम टेल पार्ट में जाएंगे तो जो साइटोप्लाज्म की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम टेल की बात करें, टेल जो होता है ना डिस्टल सेंट्रियल एक द्वारा बना होता है, टेल जो है वो किसके द्वारा, डिस्टल सेंट्रियल के द्वारा बना होता है। एक्साइल फिलामेंट टेल का निर्माण करता है, जो एक्साइल फिलामेंट टेल जो है डिस्टल सेंट्रियल के द्वारा किससे बनता है, डिस्टल सेंट्रियल से बनता है। एक्साइल फिलामेंट टेल का निर्माण करता है, इसके पास में क्या होता है,
जी, एक होता है हमारा मेन पीस, एक होता है एंड पीस। मेन पीस जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हमारा 9+2 का पैटर्न प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो है वो कम मात्रा में होता है। 9 जो डबलेट है वो पेरिफेरी के तरफ प्रेजेंट होता है फाइबरलेस, और दो सिंगलेट जो है 9 दो सिंगलेट जो है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है। और इसमें भी क्या होता है 9+2 का एंड पीस में भी 9+2 का पैटर्न देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म जो है एब्सेंट होता है। फिर देखो 2+9+2 पैटर्न कभी कभी दो पाया जाता है, दो मोटे मोटे भारी तंतु, जैसे कि ये है माइक्रोट्यूब्यूल बी, और ये होता है ए आर डाइनिन प्रोटीन जो है प्रेजेंट होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर देखो टीएस ऑफ देखे हम फ्लैजिलम टेल की, है ना। तो 9 डबलेट प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरी की तरफ, फाइबरलेस होते हैं, और दो सिंगलेट होते हैं सेंट्रल की तरफ फाइबरलेस। स्पर्म का जीवन काल जो है मतलब कितना होता है 24 घंटा होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है 74 घंटे की क्रिया होती है, मतलब कितना दिन लगते हैं 74 घंटे लगते हैं। स्पर्म का जीवन काल कितना है 24, और स्पर्म बनने में कितना टाइम लगता है 74 घंटे, यानी कि 63 से लगभग 74 आवर्स लगते हैं। फिर देखो टाइप्स ऑफ स्पर्म की अगर बात करें हम, है ना, के टाइप्स ऑफ स्पर्म, टेल फ्लैजिलेटेड की टेल है या फिर जो फ्लैजिला है, टेल या फ्लैजिला की प्रेजेंस और अनुपस्थिति के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर देखो फ्लैजिलेटेड स्पर्म, फ्लैजिलेटेड जो स्पर्म है ना उसके पास में क्या होगा फ्लैजिला या टेल जो है प्रेजेंट होगी। और जो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है ना उसके पास जो फ्लैजिला है और जो टेल है वो क्या होगी एब्सेंट होगी, है ना। फिर देखिए फ्लैजिलेटेड स्पर्म की अगर बात करें तो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म इसके पास में कितनी होती है, एक फ्लैजिला होती है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन जो है वो कैसा होता है, स्कूल जो नॉन फ्लैजिलेटेड है, मोनोफ्लैजिलेटेड है ये इसके पास एक सभी का एक टेल होती है। जैसे कि ह्यूमन का है, रेबिट का है, और रेट का है, और मंकी का है, क्या है ह्यूमन HMR2 ह्यूमन है, मंकी है, रेट है, रेबिट है। ये देखो बाइफिलेजिलेटेड स्पून की अगर बात करें तो इसके पास में टू टेल्स होती है, जैसे कि ऑपरेशंस कोड फिश, क्या है ऑपरेशन हो और कोड फिश और फिश। ये देखो कॉन्जुगेटेड स्पर्म्स संयुग्मित, इसे लेटरी न्यूरॉन भी कहते हैं। गैस्ट्रो जो है क्या कहते हैं इसे संयुग्मित लेटरी न्यूरॉन भी कहते हैं। जैसे कि ग्रास ऑपस के शीर्ष भाग आपस में चिपक कर स्पर्म बोट शुक्राणु बनाते हैं। ग्लास होकर के जो शीर्ष भाग आपस में चिपक कर स्पर्म बोट या शुक्राणु नौका बनाते हैं, स्पर्म बोट। जब निषेचन के दौरान ये स्पर्म अलग हो जाते हैं, जब निषेचन होता है मतलब ये बोट बना लेते हैं कॉन्जुगेटेड, इसमें शीर्ष 4 से 5 जो स्पर्म है वो आकर में आकर के फ्यूज हो जाते हैं और एक बोट जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं स्पर्म बोट कहते हैं। निषेचन के दौरान स्पर्म अलग हो जाते हैं, और जब निषेचन होता है तो जो स्पर्म होता है ना वो क्या होता है अलग हो जाता है, कहता है एक स्पर्म एक ओवम के साथ फ्यूज करता है, मतलब एक स्पर्म जो है एक ओवम के साथ क्या करता है फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म। कौन सा नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म, जैसे कि हमारा है एस्केरिस, है ना। अब एस्केरिस के पास में क्या है सूडोपोडिया है, देखिए एस्टाकस क्रेफिश, फिर है लोबस्टर्स, क्या है एस्टाकस और लोबस्टर्स। ये देखो एजूस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया जब सीमन में क्या हो हमारा जब स्पर्म हो ही नहीं तो उसे कहते हैं एजूस्पर्मिया बोलते हैं। तो देखो नेक्रोस्पर्मिया किसे कहते हैं, जब वीर्य में स्पर्म नॉन मोटाइल होता है, जब वीर्य के अंदर जो स्पर्म होता है ना कैसा हो जाता है नॉन मोटाइल हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं नेक्रोस्पर्मिया कहते हैं। फिर देखो ओलिगोस्पर्मिया, क्या है ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, वीर्य में स्पर्म की संख्या कम होती है। ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है जो वीर्य के अंदर क्या होता है स्पर्म की संख्या जो है कम होती है ओलिगोस्पर्मिया के अंदर, है ना, लिवर में कम होती है। ये देखो एस्थेनोस्पर्मिया लेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, जो बना स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो लेस होती है तो उसे हम क्या कहते हैं एस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं, ठीक है। मोटिलिटी क्या होती है कम हो जाती है। फिर देखो स्पर्म की जो मोटिलिटी है एंड फर्टिलिटी के लिए कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन, जो स्पर्म की जो मोटिलिटी है एंड फर्टिलिटी के लिए कैल्शियम आयन की मोटिलिटी और फर्टिलिटी के लिए क्या चाहिए कैल्शियम आयन की
ये कैसे मैंने चाहिए होता है कि देखो स्पर्म का अगर साइज देखें तो फ्रॉग के अंदर कितना होता है 0.03 mm होता है, जबकि ह्यूमन के अंदर कितना होता है 0.055 mm होता है। लॉन्गेस्ट स्पर्म जो है वो किसका है, नोटोनेफ्टा का है। किसका है, नोटोनेफ्टा का। और ये कितना होता है 12 mm होता है। और जो स्मॉलेस्ट स्पर्म जो है वो किसका होता है, हमारा एम्फियोक्सस का होता है। ठीक है, किसका होता है, एम्फियोक्सस का होता है। और ये कितना होता है 0.18 mm होता है। एम्फियोक्सस का 0.18 mm का होता है। ठीक है, 0.018 का होता है। तो देखो स्पर्मिएशन किसे कहते हैं, स्पर्म का सटोली सेल से बाहर निकलकर ह्यूमन में आना। जब स्पर्म जो है ना, जो सटोली सेल से को छोड़ करके कहा जाए, ह्यूमन के अंदर आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। तो देखो सेमिनेशन किसे कहते हैं, स्पर्म का टेस्ट से बाहर निकलना। सेमिनेशन में क्या होता है, टेस्ट से वो बाहर आ जाता है ना, तो उसे हमें क्या कहते हैं, सेमिनिएशन कहते हैं। ठीक है, टेस्ट से बाहर आ जाना क्या कहलाता है, सेमिनिएशन कहता है। और स्पर्मिएशन क्या कहता है, स्पर्मिएशन के अंदर क्या हो जाए, सर्टोली सेल से कहा आ जाए, ह्यूमन के अंदर आ जाए, तो उसे कहते हैं स्पर्मिएशन कहते हैं। और जो सेमिनेशन क्या होता है, जब ये टेस्ट से निकल करके बाहर आ जाए स्पर्म, है ना, तो हम क्या कहेंगे, सेमिनेशन कहते हैं। कि देखो इजेकुलेशन किसे कहते हैं, स्पर्म का मेल बॉडी से बाहर इजेकुलेशन के अंदर क्या होता है, स्पर्म का जब मेल बॉडी से बाहर निकल जाए तो उसे बोलते हैं इजेकुलेशन। फिर देखो इंसेमिनेशन, पेनिस की सहायता से स्पर्म को फीमेल की वेजाइना में ट्रांसफर करना। इंसेमिनेशन क्या होता है, जो फीमेल मेल जो है पेनिस की सहायता से स्पर्म जो है फीमेल की वेजाइना में ट्रांसफर करते हैं, तो ये कहते हैं इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट oogenesis, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।